Hello students, we were discussing the chapter equilibrium and in the previous videos we were discussing NCERT exercise. So today we are going to continue the chapter, the concept of the chapter. चलिए. So our next concept is free energy. ठीक है? Free energy. Denoted by del G. ठीक है. It is also called gives free energy. चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते थोड़ा. फ्री एनर्जी क्या होता है? हमने एक बार आपको बताया था कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी सिस्टम के अंदर जब होता है तो वहां पर उस प्रोसेस के थ्रू कुछ एनर्जी उस प्रोसेस के थ्रू उस सिस्टम में स्टोर हो जाती है और वो एनर्जी स्टोर हुई है उसके खुद के वर्क करने से. और जब वो एनर्जी स्टोर हो चुकी है वो एनर्जी जब वो सराउंडिंग को, जब वो एनवायरनमेंट को या हमें वो सिस्टम प्रोवाइड कराएगा फ्रीली विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट. हम बाहर से कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे, जस्ट वी हैव टू रिसीव द एनर्जी. हमें केवल रिसीव करना पड़ेगा तो वो एनर्जी कहलाएगी फ्री एनर्जी. जनरली जैसे कि पहले भी बताया था, यहाँ पर ये इन्वर्टर और ये बैटरी आपका लगा हुआ है, ये कनेक्टेड है. ठीक है, ये बैटरी है, ये इन्वर्टर है. पहले हमने इसको करंट दिया, इसके अंदर हमने वर्क किया. ठीक है, वर्क में हमने पढ़ा था. जब हमने वर्क कर दिया अब हमने इसको कर दिया डिस्कनेक्ट करंट को. ठीक है, अब हम इसको करंट नहीं दे रहे. वर्क करने के बाद इसके अंदर हुई केमिकल रिएक्शन, जो कंपाउंड था वो अपने आयंस में टूट चुका है. ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये वापस आयंस आपस में अट्रैक्ट होंगे. अब ये फ्री एनर्जी यहाँ होगा डेल्टा जी. ये जो फ्री एनर्जी हमने वर्क करके इसके अंदर स्टोर की थी अपने उस समय के लिए जब हमें जरूरत हो, जब हमारे पास करंट ना हो, सर्किट में वायर में करंट ना हो, उस जब तक करंट था तब तक हमने एनर्जी को स्टोर कर लिया. जब करंट चला गया तो एनर्जी अब इससे लेना शुरू कर दिया. पहले करंट से मिल ही रहा था, अब इससे लेना शुरू कर दिया. इसी को बोलते हैं फ्री एनर्जी, क्योंकि जो ये करेगा रिएक्शन में. अच्छा, ये जो एनर्जी देगा, पहले से हमने रिएक्शन कराई, फिर इससे इसने खुद रिएक्शन की, तो ये एक टाइप का इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा अपने अंदर. और ये जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, जब तक दोनों ओर से फ्लो कांस्टेंट नहीं हो जाता, यानी कि ये करंट देना जब तक बंद नहीं करेगा तब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा. यानी कि पहले हमने इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन कराई, फिर ये हमें रिवर्स डायरेक्शन दे रहा है, और फॉरवर्ड हम करा चुके. अब ये रिवर्स तब तक देगा जब तक फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन एंड बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल नहीं हो जाते, क्योंकि हम करंट काट चुके हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन से. तो जब तक ये पूरा करंट वापस हमें नहीं दे देगा तब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, और ये सब इक्विलिब्रियम में चलता है. ठीक है, चलिए. अब ये जो फ्री एनर्जी है ये हम आपको समझा चुके. अब फ्री एनर्जी, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट या इक्विलिब्रियम कोशेंट इसको बोलते हैं. ठीक है, जिसको इक्विलिब्रियम कोशेंट को आप बोलते हैं क्यूसी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. के इनके बिटवीन एक रिलेशन होता है. ठीक है, रिलेशन क्या होता है बेटा, डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा जी प्लस डेल्टा जी नॉट. ठीक है, प्लस आर टी लॉग क्यू प्लस आर टी लॉग क्यू. और ये नेचुरल लॉग है, एल एन भी आप इसको लिख सकते हो. क्यू मतलब क्यू सी. ठीक है, क्यू मतलब क्यू सी, जहां पर डेल्टा जी आपका क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी. हो गया, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कि जब यही सिस्टम को हम स्टैंडर्ड कंडीशन में अप्लाई करके गिव्स फ्री एनर्जी नाप लें इसकी, वो ये है. और हमेशा स्टैंडर्ड नहीं रहेगी, जब स्टैंडर्ड कंडीशन हटा दी गई है, नॉर्मल कंडीशन, रूम टेम्परेचर, प्रेशर अलग, करंट अलग, सारी चीजें, तो वहां पर फिर डेल्टा जी काउंट करेंगे. ठीक है, ये हमें गिवन होता है जनरली, क्योंकि ये लेबोरेटरी में स्टैंडर्ड यूज करके स्टैंडर्ड निकाल के रखते हैं, उसको रेफरेंस मान के इसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, चलिए ये हो गया. ठीक है, देखना हमने क्या कहा था कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने इसको करंट दिया, फिर इससे करंट लिया वापस,
और इक्विलिब्रियम में कब आ जाएगा, जब करंट इसको ये खुद करंट देना बंद कर देगा, यानी कि इसके पास गिब्स फ्री एनर्जी खत्म हो जाएगी। यानी कि हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो हो गया। जब डेल्टा जी जीरो हो गया तो पुट इन फर्स्ट को इक्वेशन को किस पे कंसिडर करो, इक्विलिब्रियम पे कंसिडर करो। जीरो इक्वल्स टू डेल्टा जी प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू या क्यू सी, ठीक है, क्यू या फिर आप इसको लिख सकते हो क्यू सी। अच्छा क्यू, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम है तो क्यू सी क्या बनेगा, क्यू सी के सी हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम के सी लिख लेंगे, सिंपल, ठीक है। निकालिए डेल्टा जी नोट माइनस इसको टू माइनस आर टी एल के सी, ठीक है। अब ये जो है केसी का वैल्यू निकालते हैं यहां से, एल एन के सी इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट अपॉन आर टी, ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग लिया तो के सी इक्वल्स टू ई पावर माइनस डेल जी नोट अपॉन आर टी, ये एक रिलेशन बन करके हमारे पास आ चुका है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें के सी का वैल्यू पता लग जाएगा अगर हमें डेल्टा जी का वैल्यू पता हो, ठीक है। चलिए इसको कंसिडर करने से पहले तीन बात फिर से मुझे बतानी है। लास्ट 2 चैप्टर में लगातार मैं बताता रहा हूँ, स्टेट ऑफ मैटर में भी बताया था, शायद बताया था, और थर्मोडायनामिक्स में बताया था। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी इफ जीरो, हम इक्विलिब्रियम में हैं, हम इक्विलिब्रियम में हैं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है मींस हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, डेल्टा जी कौन देता है, कोई दूसरा सिस्टम हमें देता है, नेगेटिव वैल्यू है तो वो हमें दे रहा है, इसका मतलब हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, मींस इट इज स्पॉन्टेनियस, इट इज स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट वन, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव देन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हमें वहां से एनर्जी लेने के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही है, खींचना पड़ रहा है एनर्जी, यानी कि हमें वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। ये हमारे समझ आ गया है, बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है। अगर ये समझ आ गया तो ये बात समझ के चलिए कि आपको सब कुछ समझ आ चुका है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट आया था, इसको मैंने लिखा इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड को इन तीन कंडीशंस, कंडीशन ए, कंडीशन बी एंड कंडीशन सी, इस पे मैं ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि डेल्टा जी मेरा, ठीक है, डेल्टा जी मेरा एक सेकंड, देखिए अगर मैंने कहा डेल्टा जी नेगेटिव है और मैंने कहा डेल्टा जी लेस देन 1 है, दोनों बात एक ही होगी, लेस देन 0, ठीक है, दोनों बात एक ही हुई। अगर ये नेगेटिव है या ये 0 है, यहां पर अगर ये नेगेटिव हुआ या 0 से कम हुआ तो ये टर्म माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, हैंस ई डेल जी आर टी भी पॉजिटिव हो जाएगा, हैंस के इज ग्रेटर देन
1, के का वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। के का वैल्यू 1 से ज़्यादा आने का मतलब क्या है, यानी कि ये प्रोडक्ट फेवर्ड चल रहा है, प्रोडक्ट फेवर्ड यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम सफिशिएंटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर से देख लीजिए, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ आपको। ये हमारा इक्वेशन है, डेल्टा जी और क्यू के बिटवीन रिलेशन है। अगर मैं इस इक्वेशन को कंसिडर करता हूँ इक्विलिब्रियम पर, तो जी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, और क्यू हमारा केसी हो जाएगा 0 केसी। यहाँ से मैंने केसी ln केसी माइनस डेल जी नॉट ओवर आर टी, और इसका एंटी लॉग जब लेंगे तो इसको जो है यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये हमने रिलेशन निकाल लिया। मैंने कहा कि डेल्टा जी की 3 कंडीशन होती हैं जो कि हमें पता लग चुकी है, पहले ही हमारे याद भी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने लिया कि अगर मैं डेल्टा जी को नेगेटिव लेता हूँ, यानी कि मैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लेना चाह रहा हूँ, और डेल्टा जी या तो नेगेटिव होगा, 0 से कम होगा। अगर डेल्टा जी यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है ही, तो डेल्टा जी अपॉन आर टी का वैल्यू पॉजिटिव, और ई पावर पॉजिटिव यानी कि ई का वैल्यू पॉजिटिव पूरा, और जब ई का वैल्यू पॉजिटिव तो के का वैल्यू पॉजिटिव। ये टर्म पूरी पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव पॉजिटिव, के का वैल्यू 1 से ज्यादा। पॉजिटिव का मतलब है कि हम डिसोसिएट हो रहे हैं इनटू द प्रोडक्ट्स, सॉरी रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है इनटू द प्रोडक्ट, और यानी कि प्रोडक्ट बनना चाह रहा है, 1 से ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि -3 to -10, -10 to the power -3 से 10 to the power +3 के बिटवीन अगर वैल्यू आती है तो अच्छा इक्विलिब्रियम सेट होता है। मान करके हम चलते हैं कि सही आ रहा है, और ये पॉजिटिव आ रहा है, लगभग 10 to the power 0 के आसपास तो आ ही रहा है। -3 से 0 बहुत बड़ा होता है, तो ये प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है, इसलिए ये प्रोडक्ट फेवर्ड हमने लिख दिया, इसलिए हमने लिख दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बार इसकी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव। आइए, इफ डेल्टा जी मैंने ले लिया पॉजिटिव, फॉर्मूला क्या था मेरा, के सी इक्वल्स टू ई पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, डेल जी के रेस्पेक्ट में ये सारा ई के पावर में है, ठीक है। डेल जी पॉजिटिव मैंने ले लिया, तो माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, ये तो नेगेटिव ही आना है क्योंकि नेगेटिव साइन है, और ये नेगेटिव आना है, तो ई पावर माइनस डेल जी अपॉन आर टी भी नेगेटिव आना है, और ये नेगेटिव आना है, तो के सी भी नेगेटिव आना है, यानी कि के सी लेस देन 1, 1 से कम है। 10 to the पावर नेगेटिव में जा रहा है ये, और 10 to the पावर नेगेटिव में जाने का मतलब है कि ये रिएक्टेंट फेवर्ड मानो आप, ठीक है, या वेरी लेस एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन मानो आप, दोनों बातें एक ही हैं। या तो बहुत कम टूट रहा है या रिएक्टेंट के फेवर में ही जाए, क्योंकि प्रोडक्ट के फेवर में ये नहीं है, प्रोडक्ट बनाना नहीं चाह रहा, मीन्स इट विल मोर फेवर बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन इसमें स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये था बेटा कंसेप्ट ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। You can take the screenshot of this, and after that we will continue the topics. चलिए, इसके बाद करते हैं फैक्टर इफेक्टिव।
चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम को बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम को बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, सबसे पहला है चेंज इन कंसंट्रेशन, दूसरा है चेंज इन प्रेशर, तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चौथा है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, और पांचवा है कैटालिस्ट। चलिए डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये तीनों ली चैटरलियर प्रिंसिपल, इन तीनों को हम बोलते हैं ली चैटरलियर प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन, मैं एक ही एग्जांपल लूंगा, उससे सारे आपको समझा दूंगा। N2 + 3H2 gives twice of NH3। ठीक है, मैंने कहा कि मैं इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन करना चाहता हूँ। चलिए मैंने कंसंट्रेशन चेंज किया। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब है जब हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज करने पर जब वॉल्यूम चेंज होगा, कंसंट्रेशन चेंज करने पर क्या होगा, जहां पर फ्रॉम हाई मोल टू लो मोल, ठीक है, लेस मोल लिख लो लो के बजाय, जहां पर जो तो प्रेशर करा। अच्छा, कंसंट्रेशन का तो सिंपल ही है, सॉरी, ठीक है, देख लेना। कंसंट्रेशन आप किसका अल्टर कर सकते हो, केवल इसका। 2NH3 तो डिपेंड है, इन्हीं के रेशियो में बनना है, इसी रेशियो में बनना है। ये 1 बनेगा, ये 3 वॉल्यूम है तो ये 2 वॉल्यूम बनेगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन आप किसका चेंज कर सकते हो, जस्ट रिएक्टेंट्स का। और जब रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन चेंज करोगे, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, तो ये फिर से अपने आप बढ़ेगा NH3 का कंसंट्रेशन उसी रेशियो में। मीन्स हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपका जो इक्विलिब्रियम है फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस्टेब्लिश होगा, ये फर्स्ट के केस में। अगर मैं कहूँ सेकंड का केस, प्रेशर, ठीक है, ये जाएगा बेटा आपका हाई वॉल्यूम टू लेस वॉल्यूम। अब ये चेक कर लें, इसी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, हाई वॉल्यूम कहां पर है, हाई वॉल्यूम में देखो यहाँ कितने मोल है, 1 और 3, 4 मोल है या 2 मोल है। तो हाई वॉल्यूम क्या है, 4, इधर है 2, तो कैसा बना, हाई टू लो, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन बना, क्या बना, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं इसी में सेकंड वाले में आपको ऐसे कह दूं, 2A + B gives 4C, तो इस केस के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी। हाई कितना है, 4 है, इधर 3, हाई टू लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा बैकवर्ड, ये याद रखेंगे। ठीक है, प्रेशर के केस में इतना है। अब बात आती है टेम्परेचर का, बात आती है टेम्परेचर का, और इसके लिए 92.38 -92.38 किलो जूल पर मोल, ये इस रिएक्शन का एंथैल्पी है। अब रिएक्शन का एंथैल्पी डेल्टा H इसका दिया है 92.38 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये दे दिया।
अब इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच का मतलब क्या है, यही तो पता करना है। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी, और जो एंथैल्पी जो होता है बेटा, एंथैल्पी जो होता है इट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यानी और इसका नेगेटिव, यहाँ अगर केस देखूं मैं तो हमारे पास आ रहा है नेगेटिव वैल्यू, यानी कि हमारे पास इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी, फाइनल एनर्जी कम है, यानी कि ये एनर्जी फेवर नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब थोड़े ना कर रहा है, एमिट कर रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक है। कुल मिला के ये एक्सोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक, यानी कि ये एंथैल्पी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, एमिट कर रहा है, एक्सोथर्मिक हुआ। और जब एक्सोथर्मिक हुआ, जब ये एक्सोथर्मिक हुआ तो एक्सोथर्मिक में क्या काम हुआ, एनर्जी से रिलीज कर दी, एनर्जी फेवर नहीं कर रहा है। अब आप टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे, आपने कर दिया टेम्परेचर इंक्रीज भाई, एनर्जी से चाहिए नहीं, आप एनर्जी देना चाह रहे, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब इसकी कोई मर्जी नहीं है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की। जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे, अगर आप इसका टेम्परेचर कर दोगे कम, इसको एनर्जी वैसे ही पसंद नहीं है और आपने टेम्परेचर कर दिया कम, अब ये भागेगा, ठीक है, अब ये भागेगा, ठीक है, ये था हमारा, ठीक है। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं, कैसे समझ लेते हैं, देखो एक बार। हम कह रहे हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल आता है टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन के बीच में, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन को घटा करके या बढ़ा करके आपको चेक करना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है कि बैकवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है। आपने जो इफेक्ट लगाया, भले वो कंसंट्रेशन टेम्परेचर या प्रेशर किसी का भी हो, उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किस डायरेक्शन में जाकर के हम कर सकते हैं, वही हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। ली चैटलियर ने यही बताया था, द इफेक्ट विच हैज बीन अप्लाइड, द इफेक्ट which has been applied must be discontinued in that direction. इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या होगी, must be discontinued in the direction of equilibrium. इक्विलिब्रियम की उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है उसी में ही वो क्या होना चाहिए, वो हो जाना चाहिए डिसकंटिन्यू। या फिर इसको उल्टा कह लिखो, द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी दैट डायरेक्शन in which the applied effect would discontinue, कम हो जाएगा। यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, इन तीनों में हमने चेंज किया, इन तीनों में जब हमने चेंज किया तो इन तीनों में जब टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन में जब चेंज किया तो इन तीनों में जो चेंज हमने किया उससे जो इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम उस ओर भागेगा जो इफेक्ट पड़ा है ना उसको न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। जैसे हमने यहाँ प्रेशर बढ़ा दिया था, प्रेशर बढ़ा दिया, यहाँ क्या हुआ, प्रेशर जब बढ़ाया तो प्रेशर कहाँ जाता है, हाई टू लो जाता है, वो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, इक्विलिब्रियम का मतलब यही है। तो दोनों तरफ इक्विलिब्रियम कब होगा, जब हाई टू लो जाएगा, जब हाई टू लो जाएगा। एज इट इज जब हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, जब इसकी बढ़ी है तो इधर भागेगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। ऑलरेडी ये पक्की बात है कि कंसंट्रेशन जब भी बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन हम केवल रिएक्टेंट की बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन ये बता दिया आपको। थर्ड ये है कि जब इसका नेगेटिव वैल्यू है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और समझ लो इसको सिंपल, देखो N2 plus 3H2 gives 2NH3 और प्लस एनर्जी। अब तो समझ आ गया। अब ये क्या है, अब ये क्या है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। या जब आपको, या टेम्परेचर लिख लेना है, जब आपको एनर्जी एज ए प्रोडक्ट मिल रही है और आप एनर्जी बढ़ा रहे हो, ये बढ़ा दी, तो जब एनर्जी बढ़ा दी तो यानी कि इधर की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगी, इधर की वैल्यू बढ़ेगी, तो जब इधर की वैल्यू बढ़ी तो भागेगा तो बैकवर्ड न्यूट्रलाइज करेगा कि कौन से इफेक्ट को, दैट इफेक्ट व्हिच हैज बीन अप्लाइड, इसको हमने अप्लाई किया फॉरवर्ड डायरेक्शन के बाद। जब हमने इसको आप एनर्जी देना कम कर दो, जब ये कम हो जाएगा तो इधर कुछ ऐसा लग रहा है कि इधर की कुछ सामान कम हो गया, इधर की क्वांटिटी कम हो गई है, तो अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इसको लो टेम्परेचर फेवर करता है। सिंपल सी बात है। तो ये थे हमारे ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंडर आते थे। अब बाकी बचे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एंड कैटलिस्ट, ठीक है। चलिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए,
चलिए बेटा, फोर्थ नंबर है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। हमने क्या किया, इनर्ट गैस ऐड करा दिया। ये बॉक्स था हमारा, यहाँ ए और बी दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में चल रहे थे। हमने इनर्ट गैस इसके अंदर ऐड करा दी, इंट्रोड्यूस करा दी। इनर्ट गैस का हमें पता है नॉन रिएक्टिव, रिएक्शन नहीं करती है। जब ये रिएक्शन नहीं करती है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पर मोल कंसंट्रेशन will not be affected। ठीक है, चलिए बात आती है फिर कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट दो काम करता है, ये स्पीड को अफेक्ट करता है, इक्विलिब्रियम की स्पीड को अफेक्ट करेगा। इक्विलिब्रियम जल्दी तो हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल नॉट बी अफेक्टेड, विल नॉट बी अफेक्टेड। कैसे देख लेंगे। देखो बेटा, स्पीड को तो अफेक्ट करेगा। हमने कहा कि N2 एक ही रिएक्शन है, प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। ठीक है, ये एक है, ये चार है, दो है, ये तीन है, सॉरी एक है, ये तीन है और ये दो है। इस रेशियो में ये बनेंगे। ठीक है, और यहाँ मैंने डाल दिया आयरन और उसके साथ डाल दिया प्रमोटर M। ठीक है, ये कैटलिस्ट है, ये प्रमोटर। ये कैटलिस्ट है, इसका स्पीड बढ़ाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, स्पीड से आ जाएगा। लेकिन रेशियो तीनों का यही रहेगा, वॉल्यूम यही रहेगा, रेशियो वही रहेगा किसका, वॉल्यूम का, कि अगर ये 100 ग्राम है तो ये 300 होगा, ये 200 होगा, ये 1 लीटर है तो 3 लीटर होगा, ये 2 लीटर होगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यही हमने कहा है, कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल नॉट बी अफेक्टेड। बट स्पीड को केवल अफेक्ट करेगा। और स्पीड को कैसे अफेक्ट करता है, ये क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है, वो मैं बताऊंगा अभी। एक्टिवेशन एनर्जी को, एनर्जी विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, अब क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, जो रिएक्टेंट होता है उसको प्रोडक्ट तक जाने में एक एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी बैरियर की। यानी कि ये बॉन्ड अपने तोड़े और नए बॉन्ड बनाए और एनर्जी वो उस एनर्जी तक जाए। उस एनर्जी को हम कैसे भी दें, ठीक है, ऐसे समझ लो। ये रिएक्टेंट है, ये वो एनर्जी है, यहाँ तक इसे जाना पड़ेगा। यहाँ जाते फिर ये बॉन्ड बनाएगा, इसकी एनर्जी कम होगी और ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक की, इसको बोलते हैं ई सफिक्स में ए, एक्टिवेशन एनर्जी। अब इन केस ऑफ कैटलिस्ट क्या हुआ, इन केस ऑफ कैटलिस्ट में क्या किया, ये जो एनर्जी लेवल था इसको यहाँ कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये रिएक्टेंट जो है इसको यहाँ न जाके, ऊपर न जाके, बस यहीं से टकरा के वापस आना, ये वाला। तो इसके लिए एनर्जी कम होगी, बस इतना काम करेगा, बस जल्दी होगा, स्पीड अफेक्ट होगी, ना कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम। ठीक है, तो ये था बेटा फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल हम स्टार्ट कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आसान है, फटाफट से हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे चैप्टर ये समाप्ति की ओर है और फर्स्ट बुक आपकी समाप्ति की ओर है। आप चाहें तो हमने कल क्वेश्चन नंबर 13 तक कराया था, आगे आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। नहीं हो पाएंगे तो आप पूछ लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे उस समय हम 1-2 क्वेश्चन आपका फ्री एनर्जी का करेंगे और बस उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम का करेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।